हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करा दिया। अब स्टूडेंट, सवालों को आगे के और आसान करके आपको समझाने की मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ क्लियर और जल्दी हो, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है तो इसलिए आप भी बोर हो जाते होंगे ना। तो जल्दी से समझते हैं इसके सवाल को। देखें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स। देखिए नंबर्स की बात आए, कितने नंबर्स, तो मैं आपको समझा था हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन दरमियान में किसके, 256 से लेकर 789 तक जो दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं, बोला ये जा रहा है कि वो डेट आर डिविजिबल बाय 7। अब समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये बोला जा रहा है सवाल के अंदर कि 256 से लेके 789 तक जो नंबर्स आ रहे हैं दरमियान में, और ये उनमें से वो नंबर हमें बता दें, उनमें से वो नंबर हमें बताने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो हमें बताना है कि कितने नंबर हो गए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। क्लियर है? तो n हमें बताना है, सिंपल वे में क्या बताना है, n। लेकिन अगर हम इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट, उसके लिए हमें कोई ना कोई सीक्वेंस चाहिए होगी, है ना। तो सीक्वेंस हम बना लेंगे इसके जरिए, जो हमें सवाल में जो दिया गया है एक हिंट के तौर पर, उसके जरिए हम पहले सीक्वेंस बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे, उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कोई मुश्किल सवाल नहीं। चले आए समझते हैं। तो भाई देखिए 256 से लेके 789 तक हमें सबसे पहले वो नंबर ढूंढने होंगे शुरू के। देखिए सीक्वेंस के लिए हम बनाना चाहते हैं ना, लेकिन हमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। डी कैसे मालूम करते हैं, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को माइनस कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना। अभी वेट करें, ध्यान से सुनिएगा। तो हम बनाना चाहते हैं सीक्वेंस। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने हमें हिंट क्या दी कि हमें इसमें से वो नंबर चाहिए सीक्वेंस में जो 7 से डिवाइड होते हों। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको आसानी के लिए काम करा है। तो क्या काम करा है, सबसे पहले आप देखेंगे 256 7 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो पा रहा क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। 257 डिवाइड हो सकता है 7 से, नहीं होता, 33 पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो देखिए 258 डिवाइड बाय 7 करा तो जब भी फिर पॉइंट में आंसर आया। तो 259 डिवाइड बाय 7 करा तो यहाँ पता चला कि जो 259 है वो 7 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब कि अब ये सबसे पहला एलिमेंट हमें मिल चुका है, द सीक्वेंस ऑफ द गिवन कंडीशन, ये लिखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्या देखा हमने, इन नंबर में 256 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। चले हमने देखा कि 7 से कौन डिवाइड हो रहा है, 259 हो रहा है। तो 259 जो है 7 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट मतलब टर्म आ गई, पहली टर्म इस सीक्वेंस की हमें मिल गई। और वो क्या है, 259 है जो 7 से डिवाइड हो सकता है। सिर्फ हमें वही नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो गया, हमें सारे नहीं मालूम करने हैं। पहले ही बता रहा हूं, हमें शुरू के सिर्फ 3 मालूम करने हैं, उसके बाद हम आगे चलाते रहेंगे। और आखिरी का हमें 1 चाहिए। क्यों चाहिए अभी बताता हूँ, सब्र करें। उसके बाद अब आप बोलेंगे सर ये तो डिवाइड करते रहेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। नहीं स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले जो मैंने काम करा आप करके रखें। क्लियर है? बहुत आसानी से बताऊँ। देखिए हमें पता चला, हमने देखा 259 डिवाइड बाय 7 करा तो हमें क्या मिला, 37। अब इसका मतलब ये, अब आप जब 7 के टेबल पढ़ेंगे, 7 का टेबल 37 टाइम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 259। अब जब आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 37 से आगे वाला नंबर क्या होगा, 38। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 से तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 266। क्या होगा, 266, है ना। तो जो 266 होगा स्टूडेंट वो भी 7 से डिवाइड हो रहा है। आज जरा दिखाऊं तो 266 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 38। इसका मतलब है ये जो 266 नंबर है वो 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब सेकंड टर्म क्या होगी, 266। क्लियर है? अगर एक टर्म पता चल गई तो आप सेकंड टर्म ऐसे मालूम करेंगे। उसके बाद थर्ड टर्म मालूम करनी तो आप क्या करेंगे, 38 को हटा के 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो होगा। 7 को जब मैं 39 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे 273 मिलता है। क्या मिलता है, 273। तो इसका मतलब देखिए मैं करके भी रखा हुआ है कि 273 को डिवाइड करूंगा 7 से तो मुझे एक होल नंबर मिल रहा है 39। तो इसका मतलब है जो 273 है वो डिवाइड हो सकता है 7 से, तो वो आ गया इसके अंदर। 3 आ चुके हैं, शुरू के 3 आ चुके हैं। तो अब मैं इसको चलाता रहूंगा और आखिरी देखें अब क्या करूंगा मैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। या अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तो मैंने सबसे आसान बताया आपको। क्लियर है? ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर आपको अगर
अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही काम करना पड़ेगा आपको। 259 डिवाइड बाय 7, 260 डिवाइड बाय 7, 260, क्योंकि आपको हर नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, हर नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा जब तक आपको 3 टर्म नहीं मिल जाती, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया आपको। ये आसान तरीका है। एक मालूम हो गया कि 7 मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो आपको 259 मिल जाएगा, और जब 38 से करेंगे तो जो नंबर आएगा वो सेकंड में आ जाएगा, उससे आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 39 से करेंगे तो जो नंबर आएगा वो थर्ड टर्म में आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि आप टर्म कैसे मालूम करेंगे कि जो 7 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होने वाला नंबर 7 की टेबल में तो आएगा ना, 7 से डिवाइड होने वाला नंबर 7 की टेबल में नहीं आएगा। क्या आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा सर, तो यही बात है, इसलिए मैंने 7 का टेबल पढ़ा दिया ताकि आसानी से मिल जाए। क्लियर है बंदा, आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे 256 से, डिवाइड करेंगे 7, पॉइंट में आ रहा नहीं छोड़ दें, फिर 257 पे जाएंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, फिर पॉइंट में आ रहा छोड़ देंगे, होल नंबर में जो आ रहा होगा उसको लिखते जाएंगे, समझे। तो 259 आ रहा था, डिवाइड हो रहा था 7 से, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद 266 भी डिवाइड हो रहा था 7 से, लिख दिया 266, 273 भी 7 से डिवाइड हो रहा था, लिख दिया। अब यहाँ देखें क्या कहाँ रुका हुआ, 789। अब आप इस प्रोसेस को थोड़ा उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, आप 789 को डिवाइड करेंगे 7 से, अगर आंसर पॉइंट मारा छोड़ देंगे, 789 को डिवाइड करेंगे किससे, उसके बाद आप करेंगे 788 को डिवाइड करेंगे 7 से, फिर जो नंबर आएगा वो देखेंगे पॉइंट में आएगा तो छोड़ देंगे। तो मैं आपको करवाता हूँ, बताता हूँ कि क्या हो रहा है, सही है। तो 1 मिनट रुके, मैं आपको करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने मैं कर चुका हूँ। देखिए मैंने क्या चेक करा, मैंने चेक करा कि 789 डिवाइड बाय 7, 788 डिवाइड बाय 7 कम करेंगे ना, अब तो कम करेंगे, तो 78 डिवाइड बाय 7, 787 डिवाइड बाय 7, 786 डिवाइड बाय 7, 785 डिवाइड बाय 7 और 784 डिवाइड बाय 7। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था सिर्फ लास्ट की हमें एक टर्म चाहिए होगी, आखिरी वाली। तो आखिरी से शुरू करूंगा और मुझे एक ऐसा वो टर्म चाहिए जो 7 से डिवाइड होती हो। तो मैंने देखा सब में, मैंने आंसर देखे कि पॉइंट में आ रहे थे, इसका मतलब वो 7 से डिवाइड नहीं हो रहे थे। ना तो 789 डिवाइड हो रहा 7 से, ना तो 788 डिवाइड हो रहा 7 से, ना तो 787 डिवाइड हो रहा 7 से, ना तो 786 डिवाइड हो रहा 7 से, ना 785 डिवाइड हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कौन डिवाइड हो रहा है, 784 डिवाइड हो रहा है 7 से, और हमें आंसर में क्या मिल रहा है, होल नंबर। पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है इसकी जो लास्ट टर्म होगी, इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 784 होगी। क्लियर है, कोई मतलब। अब यहाँ पे काम आसान है, बिल्कुल बिल्कुल हलवा काम है। अब आपको बता दूं कि ऐसा क्यों किया, शुरू की 3 टर्म क्यों मालूम करी और आखिरी की 1 क्यों करी, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले डेटा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और देखिएगा। देखिए हेयर करके लिखेंगे, ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, क्या है 259 है। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे मालूम होता है, T2 माइनस T1, T2 क्या है 266 है, उसके बाद माइनस किसको करना है 259 को, तो 259 माइनस क्या होगा 259 में से अगर 266 में से 259 को माइनस करेंगे क्या आएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा Tn क्या, Tn क्या होता है लास्ट टर्म क्या है 784, क्या है 784, और हमें मालूम क्या करना है, n मालूम करना है। क्लियर है। अब समझ में आ रहा है कुछ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा फिर मेरी बात को। देखिए सबसे पहला काम ये तो पता हो कि ये एक एपी है। देखें इसका कॉमन डिफरेंस 7 आया, कैसे मालूम करते हैं एपी है, T2 माइनस T1 करेंगे और T3 माइनस T2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा एपी। क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है, सबके सब नंबर जो आ रहे हैं वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस तो हमें पहले ही पता चल गया कि 7 है। तो इसका मतलब है हर नंबर के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा 7 का होगा। इसका मतलब ये एक एपी है। क्लियर है। तो एपी को चेक करने के लिए मिनिमम 3 टर्म तो होनी चाहिए, इसलिए मैं 3 टर्म यहाँ निकाली, सही है। उसके बाद आखिरी टर्म की क्यों निकाला, क्योंकि Tn हमें जानना चाहते थे हम। Tn पता होगा तो हम n मालूम कर सकते हैं ना किसी भी, क्योंकि आपको पता है कि जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही है। तो आप बोलेंगे सर हमें Tn पता है, a पता है, d पता है, तो हमें n मालूम नहीं कर सकते क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसानी से। अगर मैं बोलूँ मुझे सिर्फ a पता है और d पता है लेकिन Tn और n नहीं पता तो कैसे मालूम करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए 3 चीजें पता होगी तो एक चीज मालूम कर सकते हैं। सिंपल है, डेटा सामने आ चुका है। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, क्या है 7 है। उसके बाद Tn क्या होता है लास्ट टर्म जो हमने निकाली, कैसे निकाली सब कुछ आपके सामने
हो चुका है। चलें आप जल्दी से फॉर्मूले वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। चलें टीएन क्या निकला था, आया था 784, ये आ जाएगा 784 इक्वल टू ए क्या है, ए हमें दिया गया 259, तो ये आ गया 259 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 7, तो ये आ गया 7, डी क्या है 7। चले आगे बढ़ते हैं, तो ये देखें 259 प्लस का है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, 784 माइनस 259 इक्वल टू 7 अंजा 7n प्लस माइनस माइनस 7 अंजा 7। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। चलें तो उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 784 माइनस क्या होगा, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, 784 माइनस 259 क्या होगा, 784 माइनस 259 आएगा 525, क्या आएगा 525, ये माइनस का 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 7 इक्वल टू 7 एंड 525 प्लस 7 कितना होगा 532 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसके बाद जो 7 है n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा 7, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। चलें इसको मैं डिवाइड करता हूँ, क्या मिलता है मुझे आंसर बताता हूँ आपको, 532 डिवाइड बाय 7 क्या मिला 76, n की क्या वैल्यू मिली 76। तो स्टूडेंट ये आ चुका है हमारे पास इस क्वेश्चन का जो हमसे पूछा गया था उसका आंसर है। कोई मुश्किल बात थी नहीं है स्टूडेंट, अगर आप खुद अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई भी बोले डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 4 तो आप बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ भी आ सकता है पेपर में, भले जरूरी थोड़े 7 ही देंगे वो 4 भी देते, तरीका तो सेम रहेगा ना स्टूडेंट। कैसे करा हमने, बिल्कुल आसान तरीके से काम करा है। उम्मीद है क्लियर है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये आंसर आ चुका है आपके पास, तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1। जरा इसको भी बहुत आसानी से करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहली बात देखिए सवाल क्या हुआ है, 4th टर्म हमें दे दी, क्या बोल रहा हूं मैं 4th टर्म कैसे लिखेंगे T4 करके लिखेंगे, क्या है वो 7, 4th टर्म क्या है 7 है, एंड T16 मतलब 16 टर्म क्या होगी 31 होगी। अब इसके जरिए में सवाल में बोला गया कि फर्स्ट टर्म बता दो मतलब A बता दो और कॉमन डिफरेंस बता दो मतलब D बता दो ऑफ द AP बोल दिया, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब TN वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन TN वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, सिंपल मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए सिंपल ये हम लोग इसको यहाँ लिखिएगा नहीं, इस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ। देखिए अब होगा क्या होगा ये स्टूडेंट, सबसे पहले डेटा मैंने बना लिया, T4 लिख दिया 7, T16 लिख दिया 31 और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम क्या करना है पता स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोल भी दिया होगा A हमें मालूम करना है और D हमें मालूम करना है ना, यही बोल रहे होंगे ना आप लोग, उम्मीद आप लोग सब यही बोल रहे होंगे। चले अब करते क्या है, देखिए T4 किसके बराबर होना चाहिए, आए जरा देखें, अगर इस n की जगह में लिख दिया 4 तो T4 इक्वल टू किसके बराबर होगा A, आ गया A प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या आएगा 4 आएगा, 4 माइनस 1 और D अपनी जगह पर रहेगा, D हमें नहीं जानते, हम तो नहीं पता क्या है। आगे चलते हैं तो T4 की वैल्यू नहीं है क्या हमारे पास, है ना, T4 बराबर किसके है 7 के है। चले इसको T4 की जगह 7 लिख देता हूँ इक्वल टू A प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 क्या होगा 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय D ये हो जाएगा 3D। तो स्टूडेंट मैं इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा। कोई मुश्किल था इस स्टेप में, आप बोलेंगे सर नहीं बिल्कुल हल्का काम था। चले आए जरा आगे बढ़ते हैं, तो आगे मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। देखिए अब क्या होगा, अब T4 की तरह अब हम लेंगे T16, क्या लूंगा मैं T16 लूंगा, कोई मसला उम्मीद है नहीं होगा। चले आ गया इक्वल टू A, ये आ गया A प्लस n माइनस 1, n क्या है इस कंडीशन में, इसके टर्म के लिए n की वैल्यू 16 है तो 16 माइनस 1 और D अपनी जगह पर T16 की वैल्यू हमें दी हुई है ना, क्या है 16 टर्म 31 है, तो यहाँ लिख देता हूँ 31 इक्वल टू A, ये आ गया A प्लस 16 माइनस 1 15, तो ये आ गया 15D। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट क्या सेकेंड टर्म। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या करें, आपको याद होना चाहिए, हमने काम कर चुके हैं पहले भी है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में कर लिया है काम है ना, 7 में कर चुके हैं। चलें करना क्या है, अब ध्यान से देखिए, अब आपको गौर ये करना है कि इसके अंदर A है ना और इसके अंदर भी सिंपल A है। अगर मैं क्या करता हूँ, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा, 15D बड़ा है देखिए 31, तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगा इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा पहले, देखिएगा लिख रहा हूँ मैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप बोलेंगे सर आपने इक्वेशन 1 को ही इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट क्यों किया? तो याद रखिएगा क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। 31 बड़ा है तो 31 पॉजिटिव रहेगा। देखिए 7 छोटा है तो 7 नेगेटिव हो जाए, मसला नहीं है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिए 31 देखिए जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से कर रहा हूँ ना, तो इक्वेशन 2 ऊपर आएगी, तो इक्वेशन 2 आ जाएगी ऊपर। 31 इक्वल टू ए प्लस 15d, और जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो ये, तो ये नीचे आ जाएगी 7 इक्वल टू ए या गया ए, ये प्लस या गया प्लस, ये क्या 3d या गया 3d। अब आए जरा इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करते वक्त जिसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसका साइन क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो प्लस का 7 है ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का ए है ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का 3d है माइनस का 3d हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस का ए होता तो प्लस का ए हो जाता। क्लियर है? तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? देखिए अगर मैं ऐड करता तो ये तो ऐड हो जाता ना। हम चाह ये रहे थे कि दोनों इक्वेशन में ए है, तो हम ऐसा क्या करें इन दोनों इक्वेशन के साथ कि ए खत्म हो जाए, क्योंकि डी तो नहीं हो सकता, डी में तो डिफरेंस है। हमने बोला ए को आसानी से खत्म कर सकते हैं, तो ए को अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करा दें तो ये क्या फ़ायदा हुआ हमें? देखें ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, ये हो जाएगी कैंसिल। सही, क्या बचेगा ज़रा देखिएगा। 31 में से माइनस करेंगे 7 को, कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो ये आ जाएगा 24 इक्वल टू, उसके बाद 15 का डी है, माइनस करेंगे 3, कितना बचेगा? 12d बचेगा। आए ज़रा यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, आसानी से करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करवा रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें अब देखें, ये जो हमें तो d मालूम करना है, और d जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट? आप बोलेंगे सर डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है। तो आए जरा लिख दो इसको बात, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू d। अब जरा d की वैल्यू निकाल लेते हैं। जरा देखिएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरीके से हमारे पास d की क्या वैल्यू आ गई? 2। अब आप बोलेंगे सर ए तो मालूम नहीं हुआ अभी, तो टेंशन किस बात की, हमारा आधे से ज़्यादा काम तो कंप्लीट है। सिर्फ क्या करते हैं, देखिए चाहे तो आप डी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, चाहे तो आप इसके अंदर पुट कर दें, आपकी मर्जी है, कोई नहीं रोकेगा आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, इन या तो आप इसमें पुट कर दें ए की वैल्यू, या तो आप इसके अंदर डी की वैल्यू चाहे आप इसमें पुट कर दें, चाहे आप इसमें पुट कर दें, कोई मना नहीं है, ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, काम को आसान करूंगा ना, कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो इसको लेऊंगा, कम छोटी छोटी वैल्यूज आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 बोला ना हमने इसको। चलें तो अब इसके अंदर d की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 2। d की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ? 2। तो आए जरा देखिए क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू a प्लस 3, d की जगह क्या आ जाएगा? 2। क्लियर है? नजर आ रहा है? आगे करवा रहा हूँ इधर, देखिएगा 3 2 6 हो जाएगा। देखिएगा 7 इक्वल टू ए प्लस 6, ये प्लस का 6 है, इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। और 7 माइनस 6 क्या होगा? ए की हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। 7 माइनस 6 क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट ए की वैल्यू भी मिल गई, डी की वैल्यू भी मिल गई, और जो क्वेश्चन में बोला गया था वो भी हमें मिल गया। बोला गया था फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब ए और डी हमें बता दें, हमने बता दिया। हमें सिर्फ ये दिया गया था, हमने इससे आसानी से कोई मुश्किल काम नहीं करा, बिल्कुल छोटा सा काम किया। स्टूडेंट उम्मीद है क्लियर होगा। देखिए मैं करवाता रहूँगा, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ आपको इसको फॉलो करके प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। बिना प्रैक्टिस के देख देख के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप एक्सपर्ट बनेंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो जल्दी से आपको आंसर बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 2 की तरफ पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2। इसको आप बहुत तेजी से करेंगे ताकि आपको टाइम भी बचे और जल्दी जल्दी समझ में भी आए। ऐसे काम करेंगे। अब देखिएगा क्या है, इट्स 8 टर्म 7,
क्या बोला गया, सबसे पहले लिख के दिखाता हूं आपको। 8 टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा क्या, T8 क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। और एंड 11 टर्म, मतलब 11 टर्म को कैसे लिखूंगा, T11 क्या दी हुई है, माइनस का 23 दी हुई है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा डेटा बन गया। और डेटा में हमेशा एक चीज, यहाँ पर एक ही चीज रहेगी, क्या रहेगी कि ए मालूम करना है, क्योंकि सवाल क्या है, ए मालूम करना और डी, तो ए और डी ही मालूम करना है। हर सवाल में 3 ही सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट है, एक हमने कर लिया, दूसरा ये और तीसरा आप खुद करेंगे। क्या करेंगे, तीसरा आप खुद करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है स्टूडेंट, आपके सामने कर रहा हूं ना। एक प्रैक्टिस तो आप खुद करेंगे ना, ताकि आपको पता तो चले कि क्या सीखा आपने। तरीका मेथड ये रहेगा, मैं आपको कुछ और चीज़ों को थोड़ी बहुत डेटा बनवा दूंगा उस क्वेश्चन का, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। क्लियर है। चलें जल्दी से अपने सवाल को करते हैं कंटिन्यू। पहले वाला काम क्या करा था हमने, सबसे पहले करा था T8 लिखा था। क्या लिखा था, T8। और T8 किसके बराबर था, a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा 8 - 1 और आ जाएगा d। T8 का मतलब क्या है, T8 का मतलब क्या है, वैल्यू क्या है इसकी 7। T8 की वैल्यू क्या है 7, तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 8 - 1 क्या होगा 7 और मल्टीप्लाई बाय d, तो आ जाएगा 7d आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे को पहली इक्वेशन मिल गई, क्या, इक्वेशन नंबर 1। चले आए जरा अब T8 को देखते हैं, T11 को। तो T11 क्या होगा, a प्लस n - 1, n की क्या वैल्यू है 11 - 1 और ये आ गया d। तो T11 और T11 की क्या वैल्यू है, कौन सी 11 टर्म क्या है, माइनस का 20 डिग्री, क्या आ जाएगा माइनस का 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 11 - 1 10 मल्टीप्लाई बाय d, ये हो जाएगा 10d। तो ये आ चुका स्टूडेंट हमारे सामने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फिर वही काम, देखिए इसके अंदर भी a, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सही है। तो भाई देखिए स्टूडेंट, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, हर बार ऐसा नहीं करिएगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से करवाए, नहीं। अगर इक्वेशन 1 में 7 से बड़ी मतलब 50 होता और यहाँ पर 23 लिखा हुआ होता, तो फिर मैं क्या करता, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कराता। क्लियर। लेकिन यहाँ पर ओहो सही है स्टूडेंट, एक गलती है स्टूडेंट, मैं सही करा देता हूँ। वही बात है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ना -20 डिग्री क्या है, 7 से छोटा है ना -20 डिग्री, तो इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन 1 से। समझे। तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 से कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। अब इक्वेशन 1 को अब ऊपर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 7 इक्वल टू a प्लस 7d और नीचे क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि सेकंड वाली टर्म को डिवाइड कर रहे हैं ना। तो देखिएगा सेकंड वाली इक्वेशन को, माइनस का 23 इक्वल टू a आ गया प्लस ये आ गया 10, ये आ गया d। उसके बाद आप सब जानते हैं जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं जिस इक्वेशन को भी, क्या होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये कट जाएगा 7 - 23 में 7 को प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा इक्वल टू 7 पे 10 में से 7 को माइनस करें, कितने बचेगा, क्यों देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 7 गए, कितने बचे 3 और माइनस का 3 बचेगा, क्यों बड़ा नंबर 10 है, इसके साथ साइन होता है नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस का 3d। अब हमें तो मालूम करना है d को, तो माइनस के 3 को क्या ले आऊंगा मैं, डिवाइड में ले आऊंगा। तो यहाँ देखिएगा d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 30 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। तो देखिएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 होगा 0। तो हमें क्या मिली, हमें d की वैल्यू मिली माइनस का 10 मिल गई। क्या मिल गई, d की वैल्यू माइनस का 10। चले आए, ये तो अभी d की वैल्यू आई, अब a की वैल्यू कैसे हासिल करेंगे, आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, आपने बताया था कि d की वैल्यू को लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे d की वैल्यू को, या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे d की वैल्यू को, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान है इसके अंदर। चले आए, तो पुटिंग d इक्वल टू माइनस का 10 इन इक्वेशन 1।
क्लियर है। और इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट, 7 इक्वल टू ए प्लस 7 और डी की वैल्यू क्या है माइनस का 10। क्लियर है यहाँ तक, चले आगे बढ़ते हैं। 7 इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस ये हो गया माइनस 10 7 जा ये हो गया 70। तो देखिएगा माइनस का 70 है इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 70। 70 प्लस 7 क्या होगा 77। तो ए की हमें क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट, ए की हमें वैल्यू मिल गई ए इक्वल टू 77। सो इस तरीके से स्टूडेंट हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली, हमने डी की वैल्यू भी मालूम कर ली और ए की वैल्यू भी मालूम कर ली। जो हमसे पूछा गया था वो काम कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 नहीं करवाऊंगा, वो होमवर्क है और आपको करना है स्टूडेंट। आपको मैंने एक बात बोली थी सर वो स्टूडेंट्स के मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मैं बिल्कुल दूंगा, टेंशन नहीं ले, डेटा बनवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सेम काम होगा जिसे हम करते हुए आए, कोई चेंज काम नहीं होगा। क्लियर है। ध्यान इस बात का रखिएगा किस इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट कराना है। मैंने क्या बोला, जिसकी वैल्यू यहाँ की बड़ी होगी, 7 बड़ा है और माइनस 23 छोटा है 7 से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा है यहाँ पर इक्वेशन 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कराया किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। और जिस फॉर्म के बाद जो लिखा हुआ होता है वो पहले लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 को पहले लिखा और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। क्लियर है। और जब सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, इस बात का ख्याल बहुत रखिएगा। क्लियर। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 में क्या बोल रहे हैं, इट्स 5th and 10th टर्म आर 86 and 46। तो मैं लिखवा देता हूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इसकी T5 5th टर्म किसको बोलते हैं, T5। कैसे लिखूंगा, T5 करके लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, T5 करके। क्या है तो मैं आपको बता दूं क्या है, 5th टर्म क्या है इसकी 86 है। क्या है 86 है। और क्या बोला गया इसकी 10th टर्म का कैसे लिखूंगा मैं, T10 करके लिखूंगा। क्या है इसकी 10th टर्म, मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाए, कि 10th टर्म है 146। क्या है 146। तो स्टूडेंट ये है डेटा, कोई मुश्किल सवाल में सिर्फ क्या बोला, 5th टर्म क्या है 86, 10th टर्म क्या है 146। वही काम करेंगे, सेम वर्क करेंगे जो हम करते आए, टेंशन वाली कोई बात नहीं। और याद रखिए किसको किससे डिवाइड करेंगे वो भी बता देता हूँ। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ये बड़ा 146 बड़ा है ना, तो 146 मतलब आप क्या करेंगे, इसको 146 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये करेंगे। क्लियर है, नहीं सही, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। क्लियर है, जो हमने सबसे शुरू वाले में करा था काम। क्योंकि पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 146 बड़ा है 86 से, भाई 86 से बड़ा है ना 146, तो आप इसको हमेशा चाहेंगे पॉजिटिव रखना। क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव। अगर ये डिवाइड में आ गया तो माइनस का प्लस का 146 क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के चेंज होने की वजह से। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से करिएगा ये काम। क्लियर है। तो अब जल्दी से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का स्टूडेंट, बाकी जो 3 क्वेश्चन रह जाएंगे उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से देखें, एक कंडीशन दे दी गई है सवाल के अंदर, क्या, शो दैट, साबित करने का बोला गया, क्या, सम ऑफ द p प्लस q टर्म। सबसे पहले लिखता भी जाऊंगा, सही है, ताकि कंडीशन समझ में आए। तो क्या लिखूंगा, टू प्रूफ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना ये, तो क्या लिखूंगा, टू प्रूफ क्या करना है, आए जरा कंडीशन को लिखते हैं। क्या लिखा, सम ऑफ द p प्लस q टर्म। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, p प्लस q करके लिख सकता हूँ। सम की बात आई तो प्लस लिखूंगा, उसके बाद p प्लस q टर्म एंड द p माइनस q टर्म। तो यहाँ पे t और ये p माइनस q टर्म है ना, तो ये आ जाएगा t माइनस q ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू लगा देंगे। उसके बाद ट्वाइस ऑफ द पी टर्म, मतलब 2, ट्वाइस का मतलब क्या, 2 और किसके, पी टर्म के, तो ये आ जाएगा टी पी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कंडीशन मिल चुकी है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। चले आए, करें काम शुरू करें, चले आए। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे जनरल टर्म का फॉर्मूला। क्या है, टी एन, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे,
प्रूफ। चलें टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये आ गया डी। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ा, अब मैं क्या ले रहा हूँ देखिएगा, टी क्या ले रहा हूँ, टी या सिंपल में लिखता हूँ देखिएगा, पुट एन इक्वल टू पी प्लस क्यू इन इक्वेशन 1, ये लिख देंगे। उसके बाद n की जगह क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है ये, इसके अंदर जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ क्या आ जाएगा p प्लस क्यू। तो देखिएगा ये आ गया t, आ गया p, n की जगह क्या आएगा p प्लस क्यू, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू। उसके बाद इक्वल टू a प्लस n, अब n वापिस आ रहा है तो n की जगह क्या आएगा p प्लस क्यू, और ये माइनस का 1 अपनी जगह पर, माइनस का 1 अपनी जगह पर, डी अपनी जगह पर। क्लियर है? ज़रा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा टी पी प्लस क्यू हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस, देखिएगा पी प्लस क्यू, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा p मल्टीप्लाई बाय डी, ये आ जाएगा पी डी, क्यू मल्टीप्लाई बाय डी, ये आ जाएगा क्यू डी, और माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी आ जाएगा माइनस का डी। तो यहाँ आके आप इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देंगे, 2 का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर, आगे देखते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुट, क्या करूँगा, पुट n इक्वल टू पी माइनस क्यू इन इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। क्लियर है? चले आए। तो अब मैं इस इक्वेशन के अंदर n की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, p माइनस क्यू। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए n की जगह क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा, इक्वल टू a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू माइनस का 1, और ये आ जाएगा डी। उसके बाद टी पी माइनस क्यू इक्वल टू ए प्लस पी मल्टीप्लाई बाई डी, क्या हो जाएगा पी डी, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई डी माइनस का क्यू डी, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई डी तो आ जाएगा माइनस का डी आ जाएगा। यहाँ तक कोई मतलब स्टूडेंट्स? उम्मीद है यहाँ तक नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये लिख देंगे। तो भाई देखिए स्टूडेंट, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर वाई, आप इन दोनों इक्वेशन को क्यों ऐड कर रहे हैं? तो कंडीशन पे ज़रा गौर करें। तो क्या लिखा हुआ है, टी पी प्लस क्यू टर्म को जब मैं क्या ऐड करूँगा किसके अंदर, टी पी माइनस क्यू टर्म में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2TP, मतलब पी 2 टाइम्स पी टर्म मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो ये प्रूफ नहीं होगा। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं तो आना चाहिए, इंशाल्लाह आंसर आना चाहिए। क्लियर है? चलें, जब ही मैं ऐड कर रहा हूँ, वरना मेरे को शौक नहीं है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, या लिखा हुआ ऐड होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद ही हमें आंसर मिलेगा। तो मैंने इन दोनों को अच्छी फॉर्म में हमने इसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद इनको इक्वेशन नंबर नाम दिया है। अब इनको ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करना है ना, तो टी पी प्लस क्यू और ये आ जाएगा टी पी माइनस क्यू और इक्वल टू साथ साथ लेके चलूँगा। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस पी डी प्लस क्यू डी पे माइनस का डी, और यहाँ पे आ गया है ए प्लस पी डी माइनस का क्यू डी माइनस का डी। क्लियर है स्टूडेंट? चलें आज का आंसर निकालते हैं। देखिए टी पी प्लस क्यू प्लस टी पी माइनस क्यू बराबर है किसके, आए ज़रा देखते हैं। देखिएगा ए प्लस का ए प्लस ए क्या होगा, 2 है, क्या हो जाएगा 2 है। उसके बाद प्लस 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 तो ये हो जाएगा 2PD, उसके बाद प्लस का QD माइनस का QD कैंसिल हो जाएगा, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2D। कोई मसला स्टूडेंट यहाँ तक? उम्मीद है नहीं होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, मैं करने जा रहा हूँ टी
पी प्लस क्यू प्लस टी पी माइनस क्यू इक्वल टू, तीनों के बाद 2 है तो मैंने निकाल लिया 2 को कॉमन, क्या बचेगा ए प्लस पी डी माइनस का डी। तो ये हमारे पास आया है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या आ गया, आए ज़रा सबसे पहले तो ये तो पता करें कि पी टर्म किसके बराबर है ना। क्या मालूम करने का बोल रहा हूँ, पी टर्म मतलब अभी तक हमने टीपी को मालूम नहीं किया, तो सबसे पहले टीपी को तो मालूम करें कि क्या आएगा। तो ज़रा आए जरा देखते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्लियर है, क्योंकि हमारा काम यहाँ तक का कंप्लीट था। चलें अब मैं निकालूंगा टीपी को, किसको निकालूंगा, टीपी, टी पी क्या निकालूंगा, पी टर्म। तो अब यहाँ पर ए प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, पी माइनस 1 डी, क्लियर है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, ए प्लस पी मल्टीप्लाई बाय डी क्या हो जाएगा, पी डी माइनस 1 डी 1 जा डी, ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखें पी टर्म किसके बराबर आ गई, पी टर्म बराबर आ गई किसके, ए प्लस पी डी माइनस डी के। तो यहाँ देखें ए प्लस पी डी माइनस डी, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टी पी, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है तो ये ए प्लस पी डी माइनस डी यही तो चीज़ है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि टी पी प्लस क्यू प्लस टी पी माइनस क्यू बराबर आ गया 2, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा, टी पी। तो स्टूडेंट ये क्या गिवन कंडीशन की नहीं है जो हमें प्रूफ करने का बोला गया था। देखें ज़रा इसको और इसको मैच करके देखें तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम आ गया, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ लिख दिएगा हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं ना। तो 3 सवाल बाकी रहेगा, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।